नमल। उस सुबह सर्दी का ज़वाल शुरू हो चुका था। जनवरी का आखिरी अशरा चल रहा था। धुंध में ज़रा कमी आ गई थी। ऐसे में उस पुरशिकवा और बुलंद इमारत के बालाई फ्लोर के कॉर्नर ऑफिस की शीशे से ढकी दीवार के आगे से स्लाइड्स हटे थे और तेज़ रोशनी अंदर गिर रही थी। हाशिम कोट, वेस्ट और टाई में मलबूस कमर सीधी रखकर कुर्सी पे बैठा लैपटॉप के कीबोर्ड पे दोनों हाथों से तेज़ तेज़ टाइप कर रहा था। उसकी संजीदा नज़रें स्क्रीन पे जमी थीं। दफातन दरवाज़ा खुला तो उसने चौंक कर चेहरा उठाया। जवाहरात चौखट में खड़ी थीं, बंद गले के स्याह टॉप और कानों में दमकते हुए हीरे पहने। वो मस्कारे से सजी आंखों को उस पे जमाए कदम कदम चलती करीब आई। कहो, क्या बात थी? हाशिम ने नासमझी से उसे देखा। मैंने आपको नहीं बुलाया। जवाहरात की आंखों में अचंभा उभरा। तो फिर तुम्हारी सेक्रेटरी ने मुझे फ़ोन करके क्यों कहा कि करतार साहब मीटिंग के लिए बुला रहे हैं? तुम्हारा मोबाइल ऑफ जा रहा था, सो मैं फ़ौरन चली आई। हाशिम ने तेज़ी से इंटरकॉम उठाया। अगले ही लम्हे हलीमा उनके सामने खड़ी थी। मैंने गलत नहीं कहा मैम, नौशरवान करतार ने मुझे आपको कॉल करने को कहा था। हाशिम ने नौशरवान की एक्सटेंशन मिलाई। उसके अब्रू तने हुए थे और आंखों में बरहमी थी। शेरू ने जानबूझकर मिसेस करतार कहलवाया था ताकि जवाहरात गलत समझे। वो जानता था। सना, नौशरवान को मेरे ऑफिस आने का कहो। हुक्म जारी करके उसने फ़ोन रखा और हलीमा को भेज दिया। कोई बात नहीं हाशिम, वो जो कुर्सी की पुश्त पे कोहनी जमाए अभी तक खड़ी थी, नरमी से बोली। हाशिम ने सिर्फ एक खौफा निगाह उस पर डाली। रवैया किसका ख़राब है? आप जानती हैं वो छोटा है, नासमझ है। तुम बर्दाश्त का मुजाहरा कर लो और ताकि वो कभी बड़ा ना हो। पहले तलखी से बोला, फिर सर झटका और गहरी सांस ली। खैर, मैं पुरानी बातों को भुलाकर मुंह फोन करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो भी अपना रवैया बदले, वो बदलेगा, आई एम श्योर। उसने इसीलिए हमें इकट्ठा किया है। वो उसका दिल नरमी से साफ करने की कोशिश कर रही थी। हाशिम खामोशी से सुनता रहा। दरवाज़ा बिना किसी दस्तक के खुला और नौशरवान नजर आया। जवाहरात ने मुड़कर देखा। वेस्ट में मलबूस कोट के बगैर आस्तीन कोहनियों तक मोड़े, बाल जेल से सेट किए, वो संजीदा सा खड़ा था। जवाहरात मुस्कुराकर एक कदम आगे बढ़ी। जब शेरू चौखट के सामने से हटा और जवाहरात की मुस्कुराहट अनका हुई और पीछे खड़ी झुमर नजर आई। स्याह कोट, छानों पे सफ़ेद दुपट्टा और पोनी में बंधे घुंघराले बाल, चेहरे पे मुस्कुराहट। कल रात अपने कमरे में बैठकर रोने वाली झुमर से वो मुख्तलिफ लग रही थी। गुड मॉर्निंग मिसेस करतार। फिर पीछे बैठे हाशिम को देखकर सर को खम दिया। मिसेस करतार और मिस्टर करतार। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। माँ को देखा जो बिल्कुल शस्तर नौशरवान और जुमर को अंदर दाखिल होते देख रही थी। शेरू 3 सीटर सोफे पे जा बैठा और टांग पे टांग जमा ली, जबकि जुमर साथ रखे सिंगल सोफे पे घुटने मिलाकर बैठी और मेज़ पे फाइल रखकर खोलने लगी। गुड मॉर्निंग जुमर। आपके हाशिम मुस्कुराकर बोला और वापस अपनी कुर्सी पर टेक लगाकर बैठा। जवाहरात अभी तक खड़ी थी कि ये कैसे आना हुआ। फारिस की जॉब कैसे जा रही है? मैंने अपने दोस्त से कहकर लगवाई है, उम्मीद है कुछ अरसे टिक कर काम कर लेगा। जुमर ने भूरी आंखें उठाकर उसे देखा। मैं यहाँ ज़ाती नहीं, प्रोफेशनल हैसियत से आई हूँ। क्या मतलब? जवाहरात माथे पे बल लिए उसे घूर रही थी। मिसेस जुमर मेरी वकील हैं। हाशिम की मुस्कुराहट बरकरार रही। जवाहरात की आंखों की तपिश बढ़ती गई और वो बोला, शेरू, तुम्हें किस सिलसिले में ज़रूरत पड़ी लायर की? दोस्ताना अंदाज अपनाया। अपनी कंपनी में अपने शेयर्स की मालकियत के सिलसिले में। वो रुखाई से बोलते हुए हाशिम को देख रहा था। तुम मेरे बेटे को बहकाकर उसको जायदाद में अपना हिस्सा मांगने पे उकसा रही हो, है ना? जवाहरात खुद पे काबू ना रख सकी। खुद खूब सुन लो कि शेरू जो मांगेगा मैं उसको दूंगी। बोलो नौशरवान, जो भी चाहिए तुम्हें, मगर अपने वकील को यहाँ से भेजो। हाशिम खंगारा, गोया थमने का इशारा किया। मिसेस करतार, मुझे आप लोगों की ज़ाती सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है और मैं सिर्फ तब जाऊँगी जब नौशरवान मुझे जाने के लिए कहेंगे। क्यों? नौशरवान संजीदगी से शेरू को देखा। ये यहाँ से नहीं जाएंगी। तुम मुझे बताओ, तुम्हें मज़ीद शेयर्स चाहिए शेरू? जवाहरात ने जुमर को नज़रअंदाज करके पूछा और पहली दफ़ा नौशरवान को एहसास हुआ कि जुमर ने उसका आइडिया क्यों मुस्तरद कर दिया था। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए मम्मी, वो बारी बारी इन दोनों को देखकर बोला। सोफे की पुश्त पे बाजू फैलाए, टांग पे टांग जमाई, उठी गर्दन के साथ उसे पहली दफ़ा अपना आप मुतबर लगा था। हाशिम ने आंखें सुकेड़ कर जुमर को देखा तो फिर वो भी नहीं समझ पा रहा था। नौशरवान करतार ने अपने शेयर्स का आधा हिस्सा। वो फाइल खोलते हुए खबरनामा पढ़ने के अंदाज में बताने लगी।
यानी कुल शेयर्स में से 25% शेयर्स की मलकियत किसी और को दे दी है। हाशिम करंट खाकर सीधा होकर बैठा। सारी मुस्कुराहटें गायब हुई। आंखों में हैरत और गुस्सा दर आया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो सिर्फ तुम्हारी कंपनी नहीं है। मिसेस करदार, नौशरवान ने सिर्फ अपने हिस्से के शेयर्स आगे दिए हैं। सारा पेपर वर्क हो चुका है। आप इस वक्त श्रीलंका में थे, वरना हम आपसे कुछ पूछ लेते। बहुत तहजीब और नरमी से वो बोली थी। हाशिम ने नागवारी से शेरू को देखा। जवाहरात भी उतने ही गुस्से में खड़ी थी। मैं 2 दिन में इस इंतकाल को ख़त्म करवा सकता हूँ नौशरवान। कंपनी के बायलॉज के मुताबिक आप ऐसा नहीं कर सकते, जुमर सादगी से बोली थी। बायलॉज मैंने लिखे थे, उसके सारे झोल मालूम है मुझे। गुस्से से उसने मेज़ पे हाथ मारा। नौशरवान खामोश सर्द निगाहों से हाशिम को देख रहा था। उसे खुशी नहीं मिल रही थी। इंतकाम खुशी नहीं देता, मगर सुकून मिल रहा था। हाशिम, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि मिसेस करदार आपको ये नहीं करने देंगी। जुमर ने उसी सादगी से खुद को घूरती जवाहरात को देखा। क्योंकि नौशरवान आपके भाई हैं और एक भाई दूसरे की ख्वाहिश का एहतराम न करे तो वो उसको खो देता है। एक वकील की हैसियत से मैं चाहूँगी कि मामला सुलह सफाई से निपट जाए। हाशिम नौशरवान का भाई है और वो ये सब अच्छी नीयत से कर रहा है, सिर्फ इतने सालों के अपने बुरे सलूक के मदावे के लिए। इस आखिरी बात पे हाशिम चौंका, मगर जवाहरात गुस्से में बोलने लगी। क्या तुम्हारे ख़ानदान वालों को दे दिए हैं इसने शेयर्स? हाँ, मैंने अपने ख़ानदान वालों को दिए हैं, शेरू चबा चबा कर बोला। जवाहरात का सांस रुक गया। फारिस? मगर हाशिम आहिस्ता से सीधा होकर बैठा। एकदम से सब उसे समझ आ गया था। नहीं। शेरू उठा और जाकर दरवाज़ा खोला, फिर किसी को अंदर आने का इशारा किया। जवाहरात और हाशिम ने बेइख्तियार उस तरफ गर्दन मोड़ी और जब शेरू सामने से हटा तो उन्होंने देखा कदम कदम चलती उसके पहलू में आ खड़ी हो रही थी। ब्लैक कोट और स्कर्ट में मलबूस बाएतमाद अंदाज में गर्दन उठाई लीशा रबीका करतार। जुमर फाइल्स उठाकर खड़ी हुई और मुस्कुराकर जवाहरात को देखा। कितनी ढकी हैं आप कि अपनी औलाद की खुशियाँ देख रही हैं, मगर ऑफ कोर्स मैं ये कभी नहीं समझ सकती। और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए नौशरवान को सर के खाम से इशारा किया। जैसे ही वो बाहर निकले, शेरू एक सर्द ने कहा। इन दोनों पे डालता मुड़ गया और अलीशा, जो बिल्कुल सपाट सी खड़ी थी, किसी रोबोट की तरह शेरू के साथ होली। पीछे कमरे में महज एक होलनाक सन्नाटा रह गया। बाहर आकर अलीशा ने नौशरवान को रोका था। शो डाउन हो गया, अब मेरा क्या होगा? तुम अभी उसी अपार्टमेंट में रहोगी। ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा। जब तुम्हें कसर में लाने का वक्त होगा तो मैं तुम्हें ले आऊँगा। वो मोतबर अंदाज में कहता उसके साथ आगे बढ़ता जा रहा था। जुम्मन ने मुस्कुराकर इन दोनों को जाते देखा और हलीमा की तरफ मुड़ी। हलीमा, क्या आपका नंबर मिल सकता है? इस छोटी सी पेंट्री के बाहर से मक्खियों के बिनबिनाने जैसी आवाज़ें आ रही थीं। एक निस्वानी और एक मर्दाना आवाज़ जैसे दबे दबे अंदाज में झगड़ रही थी। साथ ही इन आवाज़ों का पीछा करते गर्दन इधर उधर घुमाता पेंट्री से बाहर आया तो सामने मुस्ततील लंबा सा किचन था। अंदर एप्रन पहने खड़ा बूढ़ा तलखी से कुछ कह रहा था और उसके सामने उतनी ही तलखी से जवाब देती कामनी उसकी तरफ पूछती थी। वो सनहाली बहुत कम समझता था, मगर उनके अंदाज को समझने के लिए ज़ुबान जानना ज़रूरी न था। जानता था कि मौजूद गुफ्तगू वही है। बूढ़ा उसको रखने के लिए तैयार नहीं और कामनी उसके हक में है। गुड मॉर्निंग, हल्का सा खंगार कर बोला तो इन दोनों ने मुड़ कर देखा। बूढ़े ने फ़ौरन नागवारी से मुंह फेर लिया और काम करने लगा, जबकि कामनी शर्मिंदा सी उस तक आई। तुम्हारा जख्म कैसा है? उसने हमदर्दी से इस लड़के को देखा जिसके बाल बहुत छोटे छोटे से आगे आए थे और चेहरे पे हल्की हल्की शेप बड़ी थी। ठोड़ी की ज़रा कटी फ्रेंच, गर्दन पे जख्म का निशान, बाजू पे बंदी पट्टी। वो ऐनक के पीछे नकाहत से मुस्कुराया। अच्छा हूँ, बस ज़रा चक्कर आ रहे हैं, सोचा था अभी चला जाऊँ, मगर कामनी के चेहरे पे खफ्त और हमदर्दी उभरी। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, बाबा की बातों का बुरा ना मानो। आप पहले ही मेरे लिए बहुत कर चुकी हैं, अब मुझे जाना होगा, मुझे पैसे कमाने हैं। कामनी चुप हो गई, मुड़कर बाप को देखा जो खफा खफा सा काम कर रहा था। साथी ने भी एक गहरी नज़र सिनहाली बूढ़े पे डाली और वापस मुड़ गया। पेंट्री के काउच पे वापस जब वो बैठा तो सर दोनों हाथों में गिरा लिया। औरत अच्छी थी, मगर बूढ़ा। उसे चंद दिन के लिए एक महफूज छत चाहिए थी, फिर ही वो इस मुल्क से निकलने का लाए अमल तैयार कर सकता था। उसे आज दोपहर में वापस नहीं जाना था, उसे हर सूरत यहाँ रुकना था। क्या करे जो कामनी खुद उसको रोक ले। क्या था सादी यूसुफ का बेहतरीन टैलेंट। वो उठा और बाहर आया। कामनी से पूछा कि वो ईमेल चेक कर सकता है कहीं। उसने पूरी रागदिली से अपना लैपटॉप उसके हवाले कर दिया। वो किचन के ही एक कोने में वाईफाई के करीब बैठ गया और काम करने लगा।
सनहाली बूढ़ा वक्फे वक्फे से पेंट्री में आ जा रहा था। जब उसने देखा कि वो जख्मी मशकूक नौजवान लैपटॉप में मुनहमिक है तो अब कि जब वो पेंट्री में आया तो तेज़ी से उसके काउच की तरफ लपका, कुशन तले दबा उसका बैग निकाला और खोला। 2 मुख्तलिफ पासपोर्ट, नोटों का बंडल, पिस्तौल, मुख्तलिफ सिरिंजेस, ऐसी मशकूक चीज़ें और वो फटा हुआ पोस्टर जो कह रहा था कि वो एक तामिल जासूस है, वो उसी का था। वो पहचान गया था। जिप बंद करते बूढ़े के हाथ कँपा रहे थे, माथे पे पसीना आ रहा था। वो वापस आया तो बिल्कुल खामोशी से किचन में काम करने लगा। वो लड़की को बिल्कुल नहीं देख रहा था। वो सुबह फारिस के लिए पहले से ज़्यादा परेशान कुन और मायूस भरी थी। वो अवतार की मालूमात के मुताबिक हारून उबैद के होटल के बाहर चंद गलियां छोड़कर खुलने वाले मेन हॉल तक गया, जहां से वो भाग गए थे। वो आगे पीछे की एक इमारत में गया जहां के स्ट्रीट कैमरास के रुख वहां थे। चंद घंटों की मेहनत के बाद उसने एक कैमरे की टेप हासिल कर ली और दूसरी जगह जब रिश्वत से काम न चला तो फायर अलार्म बजा दिया और इसी भगदड़ में उनका पूरा DOR उठा कर ले आया। अपार्टमेंट में वापस आकर उसने फुटेज देखी। अंधेरे में वो दोनों निकल कर भागे थे, दूसरी गली में गए थे। शादी का एक हुलिया सा था, वो देख सकता था, वो उसे पहचान सकता था। बेइख्तियार स्क्रीन को हाथ से छुआ, फिर सर झटका। खबर को देखकर माथे पे बल पड़ गए, मगर खुद को काबू कर लिया। अब वो यही जानता था कि वो दोनों किस गली में मुड़े थे। दोपहर तक वो वापस उसी गली में पहुंच चुका था। इस दफ़ा उसे चंद नोट देने पड़े और वहीं ऑफिस में फुटेज दिखा दी गई। वो दोनों एक टुक टुक रिक्शे में बैठे थे। उसने रिक्शे का नंबर नोट कर लिया और करीबी रिक्शा स्टैंड तक आया। वहाँ कोई भी इस रिक्शे वाले की मालूमात देने पे राजी ना था। चंद नोट मजीद दिए तो शाम तक वो रिक्शा ड्राइवर मिल गया। उसको अकेले कोने में ले जाकर फारिस ने उससे पूछना चाहा कि इन दोनों को कहाँ उतारा था। वो बोलने की बजाय भागने लगा। फारिस ने उसे गिरबान से पकड़कर दीवार से लगाया और पहले गुस्से से फिर नरमी से पूछा। वो कुछ भी बताने को तैयार न था, मगर पिस्तौल की पहली झलक पे वो टूट पड़ा। जिस जगह टुक टुक ने इन दोनों को माह कामिल की उस रात पे उतारा था, वहाँ पहुँचते पहुँचते रात बीत गई, मगर मालूम पड़ा कि फुटेजेस गायब हैं। यकीनन खबर ने अपने कदमों के निशान साफ करा दिए थे। रात को जिस वक्त वो वापस अपार्टमेंट में पहुंचा, थका हुआ लगता था। शेव भी बड़ी हुई थी। चुपचाप आकर सोफे पे बैठ गया। सारे दिन की मेहनत के बाद भी वो वहीं खड़ा था। मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए आज? मैं सुबह आई तो आप जा चुके थे। वो किचन के दरवाजे में जाने कहाँ से नमदार हुई। फारिस ने करंट खाकर सर उठाया। पहले ताज्जुब और फिर नागवारी उसकी आंखों में भरने लगी। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? मैं दोपहर से आपका इंतज़ार कर रही हूँ। क्यों? उसका मूड पहले ख़राब था, ऊपर से वो बला। अभी एकदम बिल्कुल चुप हो गई, फिर उठी, पर्स उठाया, चाबियाँ संभाली। खाना लाई थी, किचन में पड़ा है, खा लीजिएगा। अब जब तक आपको वर्क वाइफ की ज़रूरत नहीं होगी, नहीं आऊँगी। खौफा सी कहती दरवाजे तक गई। लम्हे भर को रुकी, शायद वो माजरत कर ले, मगर उसने उसी रुखाई से आवाज़ लगाई, दरवाज़ा लॉक करके जाना। मैं लॉक करने के लिए उठकर नहीं आने लगा। भाभी ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया, लॉक किया और चली गई। ज़ुमर होती तो ज़ोर से दे मारती। इस सारी थकन और जहनी दबाव में एकदम उसकी याद किसी ताज़ा हवा के झोंके जैसी लगी थी। वो खुद ब खुद हल्का सा मुस्कुराया और मोबाइल उठाया, पीछे को टेक लगाई और पैर लंबे करके मेज़ पे रख लिए। कॉल मिलाकर फ़ोन कान से लगाया। पाकिस्तान में सुमन अपने बेड में बैठी थी और फाइल्स सामने फैलाए लैपटॉप पे खटाखट टाइप की जा रही थी। यकदम ज़ूं ज़ूं होने लगी। साथ में मोबाइल की गैर शनासा सी घंटी भी। कदरे हैरत से इधर उधर देखा, फिर स्टडी टेबल से उठी और बेड तक आई। साइड टेबल का पहला दराज खोला, अंदर एक छोटा भद्दा सा मोबाइल बड़ा बज रहा था। अचंभे से उसने उठाकर देखा, ब्लॉक्ड नंबर कॉलिंग। हेलो, मोहतात हेलो किया। वालेकुम हेलो, वो मुस्कुराकर बोला था। ये आवाज़, ये लहजा, वो इसी तरह खड़ी रही। कैसी हैं आप? सुमर के दिल में एकदम बहुत से जज्बात उमड़ आए, जिनमें गुस्सा सरे फहरिस्त था। ठीक हूँ, वो रिखाई से बोलते हुए बेड पे बैठी। कैसे फ़ोन किया? सॉरी, पहले नहीं कर सका, मसरूफ़ रहा। वो शाइस्तगी से माजरत कर रहा था। उसने महज अच्छा कहा और क्या कहती। आंखों से पट्टी हटी तो जान गई थी कि उसकी क्या मसरूफियत थी, मगर कैसे हालात थे, एक सवाल भी नहीं कर सकती थी। ये फ़ोन किसका है? मेरा ही है, इनक्रिप्टेड है, सेफ लाइन है, इसलिए से छोड़ गया था। वो कुछ नहीं बोली। फारिस ज़रा सीधा होकर बैठा, आंखों में सोच उभरी। तुम ठीक हो? मुझे क्या होना है? नाराज़ हो? नहीं। उसके आबरू उसी तरह तने थे। फिर ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं पहले बहुत परेशान हूँ, तुम मुझे मज़ीद परेशान कर रही हो। वो संजीदगी से बोला तो सुमर की सारी रुखाई हवा हुई। मफाद मुश्तरका फिर से दरमियान में आ गया।
तुम क्यों परेशान हो? काम काम ठीक से नहीं हो रहा, बेचैनी से बोली। वो खामोश हो गया। वर्क वाइफ से ज़्यादा असली वाइफ से बात करना मुश्किल था, मगर ज़्यादा सुकून भी उसी में था। उसने सर मज़ीद पीछे गिराकर आंखें मूंद ली। दिल एकदम बहुत भारी हो गया था। फारिस, बोलो ना। वो वाकई परेशान हो गई थी। हर दफ़ा शादी के करीब पहुँचते पहुँचते वो क्यों दूर चले जाते थे। तुम मेरे लिए दुआ किया करो। वो आंखें बंद किए पेशानी मसलता कह रहा था। क्या दुआ करूं? वो बेड के करीब नीचे फर्श पे बैठती गई, आंखों में उदासी डर आई। यही कि मैं एथियस्ट ना बन जाऊं। सुमर के दिल को धक्का सा लगा। तुम एथियस्ट कभी नहीं बन सकते। तुम मुसलमान हो और रहोगे। अब नहीं हूँ। सुमर, मुझे अब किसी चीज़ का यकीन नहीं रहा। उसने आंखें खोलकर छत को देखा तो इस सुनहरी आंखों में बेपनाह मायूसी थी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। तुम अंदर से मुसलमान हो। तुम सिर्फ अपने दीन से नाराज़ हो। वो खामोश रहा। सारी नाराज़गी भुलाकर वो नरमी से, फिक्रमंदी से कह रही थी। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे दुश्मन सब कुछ करके भी वाइट कॉलर और शरीफ नजर आते हैं, और हम जो अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, हम क्रिमिनल्स लगने लगे हैं। मैं क्रिमिनल बन चुका हूँ, तुम भी, शायद साथी भी। फारिस, उसने धीरे से पुकारा। शरीयत सख्त हो सकती है, मगर वो कानून की तरह अंधी नहीं होती। अपने दीन से इतना नाराज़ ना हो। तुम कल भी बेगुनाह थे और कल भी रहोगे। तुम मेरे लिए दुआ किया करो। वो फिर से बोला था। मैं करूँगी, मगर पहले तुम्हें वापस इंसान बनना पड़ेगा। फारिस, तुम खुदा नहीं हो। तुम सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। तुम जो भी काम अभी कर रहे हो, अगर तुम ना भी कर सके तो भी हम में से कोई तुम्हें इल्ज़ाम नहीं देगा। तुम इंसान हो। अपनी वसअत के मुताबिक जितना कर सकते थे कर लिया। वो खुदा होता है जो सब ठीक कर सकता है, इंसान नहीं। अगर मैं ये ना कर सका तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो फिर अपने अंदर मुसलमान से जंग करना छोड़ दो। मैं ये नहीं कहती कि नमाज़ पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुछ भी ना करो। सिर्फ खुद को इस मुसलमान के हवाले कर दो। क्या इस तरह मुझे सुकून मिल जाएगा? फारिस, हम सुकून के लिए मुसलमान नहीं बनते। खुद को अपनी तस्कीन के लिए नहीं झुकाते। खुद को अल्लाह के सुपुर्द अपनी खुशी के लिए नहीं करते। हम इसलिए करते हैं ये क्योंकि हमारे पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है इस दुनिया में, और इस दुनिया से बाहर की दुनिया में इस खुद सपुर्दगी के सिवा कोई रास्ता है ही नहीं हमारी बका का। अच्छा, वो हल्का सा मुस्कुराया। कोशिश करूँगा। गुड। वो भी मुस्कुराई। फारिस ने अलविदाई कलमात कहकर फ़ोन रख दिया तो सुमर को भूल चुका था कि वो उससे नाराज़ थी। वो मुस्कुराकर वापस फाइल्स खोलने लगी।